हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट आ चुका है। अब आपके पास आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे राज्य से आप बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सभी बोर्ड का सिलेबस के अकॉर्डिंग, सभी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको घबराना नहीं है। 10th और यहाँ 12th दोनों तरह के बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरी तरह से आपको एक भी चीज़ आगे पीछे नहीं, पूरा सिलेबस जो भी आपका है, पूरा सिलेबस यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। और साथ में आपको निःशुल्क, फिर से बोल रहा हूँ मैं, निःशुल्क आपको साथ में यहाँ नोट्स दिया जाता है, ताकि आप लेक्चर देखें और तुरंत नोट्स को रिवाइज करें। हमारा उद्देश्य यही है बच्चे, कि जो अभी हमारे चैनल के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। ठीक है बच्चे, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इधर उधर बिल्कुल भी मत भटकिए, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और हाँ, उन बच्चों को ज़रूर बताइए जो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से डरने लगते हैं, या फिर वैसे बच्चे जो गांव में हैं, जो कहीं दूर दराज हैं, जिनके पास किसी कारण बस कोचिंग क्लासेस जाने के लिए नहीं हो पा रहा, उन बच्चों तक ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे जो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कम से कम अपना प्रिपरेशन को कर सके, बरियार कर सके। ठीक है बच्चे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो कुछ भी यूज करते हैं, प्लीज़ बच्चे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम लोग अगर आगे बढ़ें बच्चे, तो हम लोग कल बात कर रहे थे हमारी वित्तीय संस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर हो रहा था, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले आप सभी बच्चों ने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चैप्टर पड़ा हुआ है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग कल हमारे वित्तीय संस्थाएं के बारे में लेक्चर 1 हम लोग पार्ट 1 के रूप में हम लोग कल अध्ययन कर लिए हैं कि वित्तीय संस्थाएं होती क्या है, तथा वित्तीय संस्था का कितने प्रकार के रूप हैं, क्या क्या वित्तीय संस्था किस प्रकार से काम करती है, इन सभी तरह के बातों को कल के लेक्चर में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। तो जो बच्चे कल के लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि कल के लेक्चर यहाँ देख कर आएँ, तो आपको समझ में आने वाला है। आज हम बात करेंगे बच्चे कि राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती है। ये हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में आपको बताए थे कि राज्य में भी 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं और केंद्र में भी 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। राज्य में जो 2 प्रकार की संस्थाएं होती है, किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो कि है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था के कार्य की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चे आपके सामने, जो सबसे पहले गैर संस्थागत वित्तीय संस्था में जो कि निम्नलिखित वर्ग आते हैं, जैसे महाजन हो गया। महाजन कौन हो गया बच्चे, जो कर्ज लिए हुआ रहता है उसको महाजन कहते हैं। जैसे आप लोग मान के चलिए किसी को बैंक कर्ज दिया, तो क्या हो गया, वो कर्जदार जो हो वो उसको महाजन कहेंगे। तथा क्या हो गया, सेठ या साहूकार। सेठ या साहूकार कौन हो गया बच्चे, तो जो कर्ज देता है, ठीक है, उसको सेठ या साहूकार कह सकते हैं। दूसरा तीसरा हो गया व्यापारी, तथा चौथा हो गया बच्चे रिश्तेदार एवं अन्य। ठीक है, क्या हो गया, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था
के निम्नलिखित वर्ग आते हैं, जिसमें 4 प्रकार की वर्ग है। कौन कौन, आपसे पूछा जाए कि राज्य मुख्यतः वित्तीय संस्थाएं वो कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। अगर पूछा जाए कि उसमें पहला जो वित्तीय संस्था है, गैर संस्था है, उसके कितने वर्ग हैं, तो याद रखिएगा 4 वर्ग हैं। महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी एवं रिश्तेदार। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है दूसरा, जिसमें है संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में निम्नलिखित वर्ग आते हैं, जैसे सहकारी बैंक हो गया पहला, प्राथमिक सहकारी समिति दूसरा, तथा भूमि विकास बैंक तीसरा, व्यवसाय बैंक चौथा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा नाबार्ड। इन सभी का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक सहकारी समिति क्या होता है, सहकारी समिति क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, सबको समझेंगे। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, यहाँ आपको बेहतर समझ देकर ही हम जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें। सबसे पहले है बच्चे सहकारी समिति। देखिए आपके सामने है इस प्रकार से, क्या है, सहकारी समिति, जिसे जिला सहकारी समिति भी हम लोग कहते हैं। वो हर एक जिला में एक एक होते हैं। इनके माध्यम से बिहार के किसान को क्या करता था, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधाएं उपलब्ध होती है। जो सहकारी बैंक है बच्चे, सहकारी बैंक से क्या होता है, तो प्रत्येक जिला में जो भी किसान है उन किसानों को क्या होता है, तो ऋण मतलब लोन मिल पाता है खेती करने के लिए। ठीक है, राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है। ठीक है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, जो अपने बिहार है, अपना बिहार में कुल 25 केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जो अपने है था, उसके बाद है जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, भारत में कितने सहकारी बैंक है, तो याद रखिएगा बच्चे 25 कुल सहकारी बैंक है, जिसमें क्या होता है, तो प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर सहकारी बैंक होता है। कोई समस्या, आपसे पूछा जाए सहकारी बैंक क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चे, आसान शब्दों में कहिएगा, सहकारी बैंक प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, तो उस जिला के, उस क्षेत्र के किसानों के लिए ऋण देने की सुविधाएं होती है। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं हुआ होगा। आगे है बच्चे, तो आगे है आपका प्राथमिक सहकारी समिति। ठीक है, सेकंड क्या है, प्राथमिक सहकारी समिति। इसे हम लोग समझते हैं। देखिए इमेज के माध्यम से आपको सब जगह समझाया गया है। आप कहीं भी अगर रोड पे जाते हैं, कहीं ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो अगर इस प्रकार का नाम दिखे तो आप समझ जाएगा कि सर क्या पढ़ाए थे, क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है तथा एक गांव अथवा एक क्षेत्र, ठीक है, एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाखा समिति का निर्माण कर सकता है। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं हम समझाने का। क्या कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र, कि इनकी प्राथमिक क्षेत्र की स्थापना कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन ऋण के लिए किया जाता है। मतलब छोटे से ऋण के लिए, मतलब कुछ ऋण के लिए क्या किया जाता है, की जाती है। इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है तथा एक गांव, ठीक है, एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर क्या कर सकता है बच्चे, तो प्राथमिक शाखा का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। किसी भी गांव में कम से कम 10 व्यक्ति का मिलकर क्या हो सकता है, इस प्राथमिक सहकारी समिति का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। आगे बात करें तो आगे है भूमि विकास बैंक। क्या है, भूमि विकास बैंक। राज्य में किसान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधन बैंक खोला गया है, जिसमें अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। ठीक है, दीर्घकालीन का मतलब है कि लंबे समय के लिए इसको लोन देने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे है आपका व्यावसायिक बैंक।
ठीक है, कमर्शियल बैंक भी इसे हम लोग कहते हैं। यह अधिक मात्रा में किसान को क्या करता है बच्चे, तो ऋण प्रदान, मतलब ऋण का मतलब होता है लोन, लोन देना है। तथा भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चे, तो 1969 में हुआ था, याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये क्या है बच्चे, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। प्रत्येक क्षेत्र में एक ग्रामीण बैंक होते हैं, अर्बन एरिया में। ठीक है, सीमांत एवं छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि छोटे जो किसान है, जो गांव में छोटे किसान हैं, उनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा बच्चे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर आपको स्थापना पूछा जाए तो भारत में इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। ठीक है बच्चे, देश में अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है पूरे भारत में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, आपको बहुत ही कम कहीं जगह मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कॉपी में, आप इस तरह का आंसर देते हैं तो 100% विश्वास कीजिए, आपको कोई नहीं नंबर काट सकता है। और नंबर तो काटने का दूर की बात, आप जितने भी बच्चे आपके साथ बैठे हुए होंगे एग्जाम में, आप उन सभी से बेहतर आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आप इस तरह का आंसर लिखते हैं तो। आगे हम लोग बात करें तो आगे है नाबार्ड। अब नाबार्ड का क्या काम है भाई, तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाएं, व्यवसाय बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्तीय सुविधा प्रदान कराता है। क्या कर रहा है बच्चे, फिर से, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, जो गांव के विकास होते हैं, जैसे सड़क उड़क का निर्माण होता है। ठीक है, गांव में सड़क होता है ना, जो कच्ची रास्ता होते हैं तो सड़क का निर्माण होता है, बिजली का निर्माण होता है, मतलब सुविधा, उस गांव का विकास हेतु वहाँ का जो टेंडर लेता है वो किसके द्वारा होता है, तो नाबार्ड के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे आपके गांव में सड़क वगैरह बने तो याद रखिएगा, ये जो सड़क बन रहा है ये किस किस संस्था का बन रहा है, तो यह नाबार्ड के द्वारा बन रहा है। ये सब क्या है बच्चे, तो ये सब संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है, जो पुनः को यह सुविधा प्रदान कराता है। आगे है आपका किसानों व्यवसाय बैंक के प्रमुख कार्य हैं। जैसे पहला है आपका जमा राशि को स्वीकार करना। पहला क्या है बच्चे, जमा राशि को स्वीकार करना। व्यवसाय बैंक का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना होता है। व्यवसाय बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं बच्चे, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो अपने ग्राहक, मतलब जो भी लोग उस बैंक में अपना अकाउंट खोले हुए हैं, उन सभी लोगों से क्या करता है, तो जमा के रूप में मुद्रा पैसा लेता है। लोग चोरी होने से भय से क्या करते हैं, ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में अपना आय का कुछ भाग जमा कर देते हैं। अब मान कर चलिए आप अपने पैसा को घर में रखते हैं, मम्मी पापा आपके घर में पैसा तो नहीं रखते हैं ना, कहाँ रखते हैं, तो बैंक में रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, तो घर में चोरी हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर बैंक में रखा जाए तो बैंक में क्या होता है बच्चे, तो उसको अधिक क्या होता है, ब्याज मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा को जमा करते हैं बच्चे। ठीक है, आज आप लोग समझ गए होंगे कि बैंक में हम पैसा क्यों जमा करते हैं। ऋण प्रदान करना। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण काम है लोगों को क्या करना, तो ऋण प्रदान करना, मतलब लोन देना बच्चे। ऋण का मतलब होता है लोन देना। ठीक है, आगे है सामान्यतः उपयोगिता संबंधित कार्य। इसके अलावा व्यवसाय बैंक अन्य बहुत से कार्य करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य कहा जाता है। ठीक है, जो बैंकें हैं बच्चे, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो बैंकें जो है वो सिर्फ लोन देना या फिर किसी का पैसा रखना इतना ही काम नहीं करता, वो देश के, वो राज्य के और भी वित्तीय जो कार्य है वो भी कार्य करती है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है। जैसे यात्री चेक एवं साख पत्र जारी करना। साख पत्र या यात्री चेक की मदद से व्यापारी विदेशी विदेशों में
भी आसानी से माल को क्या कर सकता है, उधार ले सकता है। जैसे मानकर चलिए आप क्रेडिट कार्ड है, सेट है, क्रेडिट कार्ड है, चेक है आपके पास, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं बच्चे, तो आप अगर बिहार के रहने वाले हैं या फिर आप भारत के रहने वाले हैं, तो आप कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो आप वहाँ भी आपको आसानी से क्या मिलता है, ऋण मिल सकता है, आप वहाँ पे भी व्यवसाय कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। आगे है लॉकर की सुविधा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ जाइए लॉकर क्या होता है। तो लॉकर देखिए इमेज में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। लॉकर की सुविधा से ग्राहक बैंक में अपने सोने चांदी के जेवर तथा अन्य आवश्यक कागज पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे बहुत महंगा चीज है, ठीक है, लगता है आपको कि आपके घर में या फिर आपके पास वो चीज चोरी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को, उस वस्तु को आप बैंक के अंडर में रख देंगे, बैंक के अंडर में दे देंगे कि बैंक क्या करेगी, बैंक इस हमारे सामान को सुरक्षित कर कर रखेगी। अगर कुछ होता है तो बैंक जिम्मेदार होगी, बैंक को हमारा सामान वापस करना होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, लॉकर में किसी भी महंगे चीज़ को रख देते हैं। ठीक है बच्चे। आगे है एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा। तो आपको पता होगा बच्चे, जब हम लोग पिछले लेक्चर पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इन सभी तरह के बारे में। फिर भी यहाँ पे है तो हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं। एटीएम और क्रेडिट कार्ड की मदद से खाता धारक 24 घंटे रुपया निकाल सकते हैं। इस सभी को पता है, कॉमन बात है कि आपके पास अगर एटीएम है तो ये सब क्या है, ये सब डिजिटल एरिया है, ठीक है, ये सब डिजिटल एरिया में आते हैं। तो आपके पास कभी भी आपको जब ज़रूरत हो तो आप एटीएम के द्वारा क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। 24 घंटा हो, सातों दिन, कभी भी 24x7 कभी भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा को निकाल सकते हैं। दूसरा बात है व्यापारी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित क्या है, तो बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करने अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों की सलाह देती है। अब देखिए आप कभी बैंक जाएंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे अगर लोन लेना होगा या फिर किसी भी प्रकार का समस्या होगा पैसा से लेन देन, तो आपको वहाँ पे बैंक के जो लोग होंगे, बैंक के जो मैनेजर होते हैं बच्चे, वो आपको क्या करेंगे, तो जो ग्राहक है, मतलब आपने वहाँ पे गए हैं तो आप तो ग्राहक हुए ना, तो आपको क्या करेंगे, पैसा से लेन देन का सलाह देंगे, सही और गलत बताएंगे, क्या फ़ायदा बताएंगे, नुकसान बताएंगे कि यह स्कीम क्या है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, यह स्कीम आपके लिए लाभदायक नहीं होगी, इस तरह की बातें बताएंगे। ठीक है। चौथा है बच्चे एजेंसी संबंधित कार्य, इसके अंतर्गत चेक, देखिए इसको क्या है, बिल और ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त, बीमा की किस्त, भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष हस्ताक्षर आदि क्रियाओं पे करती है। देखिए एजेंसी जो है, एजेंसी संबंधित कार्य, एजेंसी क्या होता है, एजेंसी होता है कोई भी, मतलब एक बीच में ब्रोकर का कार्य करता है एजेंसी, ठीक है। बोलता है ना आप एजेंसी के द्वारा आए हैं क्या, किसी एजेंसी के द्वारा, तो एजेंसी क्या करता है बच्चे, एजेंसी किसी भी कार्य के बीच का ब्रोकर होता है। यहीं पे बोल रहा है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है एजेंसी के बारे में कि बिल या और ड्राफ्ट का संकलन करता है, ब्याज तथा लाभांश का संकलन करता है, वितरण और ब्याज के ऋण का किस्त, जो किस्त होता है उसको क्या करता है, संकलन करता है। जो बैंक होते हैं ना बच्चे, बैंक किसी को लोन देते हैं तो क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का एकत्र करते हैं, उन लोगों तक जाते हैं, उनका लोन जो होता है, जो किस्त होता है महीना का बटा हुआ, किसी को 500 देना है, किसी को 1000 हर महीना देना है, तो ये सभी चीज़ क्या करते हैं, एकत्र करते हैं, उन सभी से कलेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, बैंक को वापस करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो रहा हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम 100% प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा पाएँ। अंतिम है बच्चे आपका स्वयं सहायता समूह, बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है, ठीक है।
पिछले बार हम लोग क्या पढ़े हैं, तो पिछले बार सामूहिक पढ़े हम लोग, जिसमें क्या कहा गया है, तो गांव के 10 लोग मिलकर सामूहिक क्षेत्र बना सकते हैं। यहाँ पे सहायता समूह है जो बच्चे, इसमें क्या है, तो गांव के 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंक के लहू ऋण को लेकर अपने सदस्यों एवं परिवार जरूरतों को पूरा करने और गांव का विकास करने हेतु क्या करते हैं, काम करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई समस्या, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, स्वयं मतलब स्वयं का मतलब हुआ मैं तो स्वयं ना हुआ, तो हम अपना खुद का सहायता करने के लिए क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह करते हैं। देखिए स्वयं सहायता समूह क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। सबसे पहले बात, यहाँ जो होता है 15 से 20 व्यक्ति का एक अनौपचारिक समूह बनता है उस गांव का, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तथा वह क्या करते हैं, तो वो अपनी बचत तथा बैंकों से लहू ऋण लेकर अपने सदस्यों, अपने परिवार की जरूरती की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। समझ गए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, देखिए यह जो आपका जो चैप्टर था बच्चा, चैप्टर 4 जो इकोनॉमिक्स में है आपका, जो है क्या है, तो वित्तीय संस्थाओं के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, तो यह चैप्टर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग बच्चे बैंक वगैरह आप लोग जाते होंगे, तो आप लोग बड़े हो गए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग बैंक जाते होंगे, एटीएम का यूज करते होंगे, आजकल सभी बच्चे करते हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जब आप मम्मी पापा के साथ बैंक जाएंगे, लोन उनकी बात होती रहती है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। तब आपको याद आएगा सर ने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया था, तो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि फिर से एक बार आपको आसान शब्दों में लेक्चर समझा पाएँ। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए कंटेंट लाते हैं। देखिए, ताकि इतना आसान शब्दों में आपको डिफिनेशन भी समझाने का प्रयास करते हैं। बुक में ऐसा नहीं रहता है बच्चे, बुक आपके पास होगा, आप पलट कर देख सकते हैं। बुक में इस प्रकार का नहीं रहता है, बहुत सोच समझ कर आपके लिए नोट्स बनाते हैं, इमेज प्रयास करते हैं कि इमेज से आपको हम समझा पाएँ। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे, थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमें भी लगे कि हमारे बच्चे हमारे मेहनत को समझ रहे हैं और हम उनके लिए और से ज़्यादा अच्छा बेहतर लेक्चर ला पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स आपको तुरंत वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक आप सभी ने किसी भी बच्चे को, चाहे आपके भाई बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, प्लीज़ आप उन सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी को इस चैनल के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चे, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो यूज करते हैं सब जगह लगा दीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताइएगा हमें, हम बार बार बोल रहे हैं। तब तक के लिए हम आज आपका क्लास यहाँ पे अंत होता है। यह चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का समाप्त हो गया। कल हम नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ करेंगे। तब तक के लिए